चलो देखो बेटा, तो फिर ये एक क्वेश्चन तो यहां से है ही, इसको देखते हैं अपन। जैसे संविधान संशोधन, मतलब भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें अपन, तो पहले अगर संविधान संशोधन क्या है, तो संविधान के किसी भी भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची में परिवर्तन करना ही संविधान संशोधन है। ठीक है, मेकिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन पार्ट, आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो संविधान संशोधन है भारतीय संविधान में, ये ब्रिटेन के जैसे बहुत लचीला नहीं है। इट इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ब्रिटेन, और ना ही अमेरिका जैसे बहुत ज्यादा कठोर है। ठीक है ना, नीदर वेरी रिजिड लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत कठोर मतलब कठोर प्रक्रिया नहीं है परिवर्तन करने की, बल्कि भारत का संविधान जो है वो कठोर एवं लचीले का मिश्रण है। ठीक है, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर एवं लचीले का मिश्रण है ये, है ना। और जो हमारे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। संविधान संशोधन करने के लिए अगर देखा जाए तो एक बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के किसी भी हिस्से में 3 प्रकार के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। एक है आपका उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक। ठीक है ना, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक संसद में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों की सदस्य संख्या का 2/3, और एक संसद में उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्य विधानमंडल, आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित। ठीक है, संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड पास्ड बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव्स विद सिंपल मेजॉरिटी। पास बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव विद सिंपल मेजॉरिटी। एक बात ध्यान समझे बेटे, संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के लिए इन 2 प्रकार के बहुमत को ही मान्यता देता है। आर्टिकल 368 कहता है कि 2/3 बहुमत से ही संशोधन होना चाहिए। ठीक, तो बाद के जो 2 लिखे हैं, अनुच्छेद 368 के अनुसार अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो 2,
और वैसे संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होता है? तो 3। एक साधारण बहुमत से भी होता है। ठीक, साधारण बहुमत से संविधान के भाग 1 एवं 2 में संशोधन होगा। पार्ट 1 एंड 2 याद करें। राज्यों का गठन, राज्यों का गठन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है ना। आर्टिकल 4, संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से पारित, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इससे संविधान के उन प्रावधानों को संशोधित किया जाता है जो संघीय ढांचे को प्रभावित ना करें। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैनॉट इफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड बाय दिस मेजॉरिटी। जो संघीय ढांचे को प्रभावित ना करे, मतलब संघीय ढांचा मतलब केंद्र और राज्य, ठीक, जिससे राज्यों की शक्तियां प्रभावित ना हो रही हो। ठीक, तो ऐसे कोई प्रावधान होंगे जिनमें राज्यों की शक्तियां प्रभावित ना हो रही हो, यानी संघीय ढांचा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उसको 2/3 मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। समझने के लिए, जैसे संविधान का भाग 3 एवं 4, ठीक है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कैन बी अमेंडेड विद दिस मेजॉरिटी। ठीक, और ऐसे प्रावधान जो संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, द प्रोविजंस विच इफेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ऐसे प्रावधान जो देश के संघीय ढांचे को मतलब राज्यों के हित को भी प्रभावित करते हैं, तो फिर उनको संसद के 2/3 और आधे से अधिक राज्यों द्वारा पारित करवाना होगा। ठीक, तब जाकर के ये पारित माना जाएगा। जैसे आप देखें, राष्ट्रपति से संबंधित कोई प्रावधान होगा, ठीक है, एनी प्रोविजन रिलेटेड विथ द मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित कोई प्रावधान होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट। ठीक, या कोई कर से संबंधित प्रावधान होगा, टैक्सेशन, जैसे जीएसटी है ना। जीएसटी जब लाया गया तो राज्यों का भी हित प्रभावित हो रहा था, क्योंकि जो राज्यों के इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको सबज्यूम किया गया था और एक टैक्स बनाया गया था जीएसटी। तो जीएसटी पास करने के दौरान भी मतलब संसद से पास हुआ, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों से समर्थन लिया गया, पास करवाना पड़ा। तो आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों से, मतलब जैसे अभी हमारे देश में विधानमंडल की संख्या 31 है, 28 राज्य में विधानमंडल है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 28, 3, 31 का आधा होगा 15.5, यानी 16 राज्य विधानसभाओं से इसको पास होना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज लागू होगी। क्लियर हुआ? अगर ये पास नहीं होता तो फिर लागू नहीं होगा। और राज्य विधानमंडल कौन से बहुमत से पास करेंगे? तो साधारण बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का सिंपल मेजॉरिटी, 50% से ज्यादा। तो ये इस तरीके से पारित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अगर देखें, सम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। जैसे सबसे पहले पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है ना। सबसे पहले पहला संविधान संशोधन 1951। तो पहला संविधान संशोधन 1951 हम जानते हैं कि ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लैंड रिफॉर्म एक्ट, और इसके माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से भूमि सुधार कानून और संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9th शेड्यूल वेयर एडेड। तो ये पहला संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से ऐसा किया गया। एक बात यहीं से थोड़ा सा हम पिक करें, जैसे हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसका मतलब 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। तो जब भी संविधान में अनुसूचियां जोड़ी जाएंगी तो कोई ना कोई संविधान संशोधन से ही जोड़ा जाएगा। ठीक, तो अनुसूचियों से संबंधित संविधान संशोधन अगर देखेंगे
तो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, ठीक। और ये संशोधन है, पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 4 संविधान संशोधन अनुसूचियों से संबंधित है, ठीक है। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड विथ शेड्यूल्स। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, तो 4 अलग अलग संविधान संशोधन से जोड़ी जाएंगी, ठीक। जैसे 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, तो 4 संविधान संशोधन कौन कौन से हैं? पहला 52वां, 73वां और 74वां। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में किया, ठीक। अनुसूचियों से संबंधित अगर संविधान संशोधन देखें तो अनुसूचियों से संबंधित संविधान संशोधन है आपका 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, ठीक। पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, सॉरी 52nd अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th, ये 4 बार जोड़े गए। फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th स्केड्यूल जोड़ा गया, 52nd अमेंडमेंट से 10th स्केड्यूल जोड़ा गया, 73rd अमेंडमेंट से 11th स्केड्यूल जोड़ा गया और 74th अमेंडमेंट से 12th स्केड्यूल जोड़ा, ठीक। पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या है आपका? लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को सौंपे गए विषय, सब्जेक्ट्स गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक। और 12वीं अनुसूची में आपका सब्जेक्ट गिवन टू द अर्बन बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब समझ, ठीक, जो नगरीय निकाय है उनकी शासन करने की शक्ति। क्लियर हुआ? तो एक तो पहला संविधान संशोधन हम देखें जिससे 9वीं अनुसूची जुड़ा है। अनुसूची से जुड़े हुए 4 संविधान संशोधन याद हो जाएंगे, ठीक। पहला 52वां, 73वां और 74वां। पहले से भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची, 52वें से दल बदल निरोधक कानून 10वीं अनुसूची, 73वें से पंचायती राज को सौंपे गए 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर देयर फंक्शनिंग, 11th शेड्यूल, ठीक। और 12वां क्या है आपका? 12वीं अनुसूची म्यूनिसिपैलिटीज, नगरीय निकायों को प्रशासन के लिए सौंपे गए 18 विषय, 18 सब्जेक्ट्स, ठीक। ये समझ में? एक चीज और देखना, 3 संविधान संशोधन जो है, 3 संविधान संशोधन ये भाषाओं से जुड़े हुए हैं। मतलब अनुसूची 8 की भाषा से संबंधित, 4 अनुसूचियों से संबंधित हो गए, 3 संविधान संशोधन अनुसूची 8 की भाषाओं से संबंधित। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुसूची 8 में मूलतः ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। इन भाषाओं को 3 अलग अलग वर्षों में 1969, 1992 और 2003, 3 अलग अलग वर्षों में 3 अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। संविधान संशोधन 21, 71 जोड़ेंगे आएगा 92। तो 21वां संविधान संशोधन 1969, 71वां संविधान संशोधन 1992 और आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। तो अनुसूची 8 की भाषाओं से संबंधित 3 संविधान संशोधन, ठीक। 21, 71, 92। 21वां 1969 में, 71वां 1992 में और 92वां 2003।
21वें संविधान संशोधन 1973 से अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और सिंधी जो है 15वीं भाषा है अनुसूची 8। 71वें संविधान संशोधन से एक साथ 3 भाषाओं को जोड़ा गया, म को ने, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। अब इसमें 16, 17, 18 नहीं होगा, ये एक साथ जुड़ गई। ठीक है, म को ने। 71वें संविधान संशोधन 1992 से मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषाएं जोड़ी गई और ये 4 भाषाएं हैं MBDS, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, MBDS। ठीक है, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो ये 3 संविधान संशोधन अनुसूची 8 से संबंधित है। याद रखेंगे अनुसूची 8 में कि जितनी भी भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं, इसमें याद रखिएगा अनुसूची 8 में जो 3 लैंग्वेज हम हमेशा पढ़ते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तो अनुसूची 8 में हिंदी है, संस्कृत है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल, मतलब जोड़ा नहीं गया है उसको। तो 3 संविधान संशोधन याद हुए, तो 7 संविधान संशोधन हो गए अभी तक। 4 आपका अनुसूचियों संबंधित, 3 अनुसूची 8 की भाषाओं से संबंधित। तो 4 अनुसूचियों संबंधित कौन कौन से हो गए? पहला 52वां, 73वां, 74वां। पहला 51 में, 52वां 85 में, 73, 74, 1992 में। पहले से भूमि सुधार कानून, 52वें से दल बदल निरोधक कानून, 73वें से पंचायती राज को सौंपे गए 29 विषय और 74वें से नगरीय निकायों को सौंपे गए मतलब 18 विषय, 18 सब्जेक्ट्स। याद हुआ? 3 हो जाएंगे आपका अनुसूची 8 की भाषाओं से जुड़े हुए, है ना, और ये हो जाएंगे 21, 71, 92। 21 1969, 71 आपका 1992 और जो 92वां है वो 2003। ठीक, ये 3 हो गए। इसके बाद देखें 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके बाद एक 7वां संविधान संशोधन 1956 देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 जब भी होगा तो याद रखें, भारत में राज्यों के क, ख, ग, घ वर्गीकरण का समापन। ठीक है, समझ में आई बात? राज्यों के क, ख, ग, घ वर्गीकरण का समापन। ठीक है, रिपल्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ABCD। ठीक, और ये जो वर्गीकरण बताया गया था ये संविधान के भाग 7 में बताया गया था, यानी भाग 7 का समापन हो गया। ठीक है, भाग 7 का समापन, तो भाग 7 इसके माध्यम से क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक, इसके अलावा राज्यों के दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, पावर टू अपॉइंट अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। पावर टू अपॉइंट अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता था कि हमारे देश में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 से राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। समझ में आया? तो यह आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 है।
ठीक, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद देखें 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद, मतलब 7वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है अगर पूछा जाएगा तो राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करने, या 7वां संविधान संशोधन संविधान का भाग 7 से संबंधित, ठीक है ना। 7वें संविधान संशोधन से संविधान के भाग 7 को समाप्त किया गया, ये याद रखेंगे, है ना। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 है। उसके बाद सीधा चलते हैं अपन 24वां संविधान संशोधन 1971। जब भी 24वां संविधान संशोधन 1971 आए तो इसका हेडिंग याद रखिएगा, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति के ऊपर यह लाया गया, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन, संसद के संशोधन की शक्ति, संसद के संशोधन की शक्ति, पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। जैसे 7वां का संबंध भाग 7 से है, वर्गीकरण को समाप्त किया गया, भाग 7 को समाप्त किया गया और राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, ठीक। उसी तरीके से जो 24वां संविधान संशोधन है, 24वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा कि यह संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति से संबंधित, ठीक। संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है और इसको संसद ने गोलकनाथवाद, सर्वोच्च न्यायालय में जो गोलकनाथ केस लाया गया था, उस गोलकनाथ केस के निर्णय को बदलने के लिए लाया था, ठीक। जो गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ केस 1967 का, तो गोलकनाथ केस के निर्णय को चेंज करने के लिए यह लाया गया था, ठीक। एक्चुअली एक डिबेट चल रहा था कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, खासतौर पर क्या प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो वो केस आया 1951 में, पहली बार ये विवाद खड़ा हुआ जब शंकरी केस आया। शंकरी केस के बाद से फिर आपका 1967 और 69 उसकी हियरिंग आई, जिसको गोलकनाथ केस कहते हैं, ठीक। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन नहीं कर सकती प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। तो संसद ने 368 का हवाला दिया। आर्टिकल 368 कहता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद, किसी भी अनुसूची में संशोधन कर सकती। तो इस आधार पर निर्णय को बदलने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया, जो संसद के संशोधन की शक्ति को डिफाइन करता है। और इसमें सबसे पहली बात कही गई कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लिखो पहला पॉइंट, ठीक। संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यह शक्ति दी गई। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब चेंज कर सकती है। और दूसरा, संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, मतलब राष्ट्रपति इस पर वीटो यूज नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट लिखेगा, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति के लिए बाध्य किया गया, ठीक। लिखेगा, गिविंग एसेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर प्रेसिडेंट बिकम्स मैंडेटरी, मतलब यहीं से फिर राष्ट्रपति इसमें वीटो का यूज नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति यहां से फिर वीटो का यूज नहीं कर सकता। समझिए? तो ये संशोधन की शक्ति, ये 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 और 24वां संविधान संशोधन 1971, ये अलग से याद रहेगा। 4 अनुसूची से संबंधित, 3 भाषाओं से संबंधित, 1 संविधान के भाग 7 से संबंधित और 1 संसद के संशोधन करने की शक्ति से संबंधित। तो संसद का संशोधन करने की शक्ति आपका 24वां।
समझ में आया? ठीक। 24वें के साथ साथ एक और है इसी वर्ष में, 26वां संविधान संशोधन 1971, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971। याद रखें, यहां से प्रीवी पर्स समाप्त किया गया। ठीक है, द प्रीवी पर्स है ना, प्रीवी PRIVY, प्रीवी पर्स PURSE, वही जो आप लोग रखते हो। ठीक, प्रीवी पर्स वॉज एंडेड। तो प्रीवी पर्स एक्चुअली था क्या, आपको जैसे पता होगा कि देशी रियासत भारत में शामिल होना नहीं चाह रहे थे, और देशी रियासतों को शामिल करने के लिए बहुत प्रयास किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उसी में से एक प्रयास ये था प्रीवी पर्स देने का। उन्होंने कहा कि भाई आप राजा हैं, तो भाई राजाओं कहना था हम राजा हैं, हमारी संतानें होंगी, तो राजा की संतानें फिर नौकरी चाकरी थोड़ी करेंगे इधर उधर, तो राजकुंवर रहेंगे। तो कैसे चलेगा धर्म कर्म, अगर मान लो कहीं नहीं लग पाया नौकरी वोकरी, तो उस समय उन लोगों को कहा गया था, बहलाया गया था कि एक काम करिए, टेंशन मत लीजिए, आजीवन आपको पेंशन दिया जाएगा। पेंशन, राजाओं को उनके हैसियत के हिसाब से हमेशा पेंशन दिया जाएगा। राजाओं को, उनके परिवार को जो पेंशन दिया जाता था उसी को प्रीवी पर्स कहा जाता था। समझ में बात? 1971 में समाप्त कर दिया। समझे? हाँ, तो प्रीवी पर्स वॉज एंडेड, 26वां संविधान संशोधन 1971। अब सीधा 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976। याद रखें, 42nd अमेंडमेंट 1976, इसके माध्यम से संविधान में सर्वाधिक प्रावधान संशोधित किए गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेर अमेंडेड बाय दिस अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रावधान संशोधित किए गए, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। जैसे इसके प्रमुख बातें अगर देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 की, तो सबसे पहली बात तो इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। द प्रेसिडेंट वॉज कंपेल्ड टू कंसीडर द ओपिनियन ऑफ कैबिनेट। ठीक, मंत्रिमंडल की सलाह को या मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह बाध्यता हटाई गई और उसे एक बार लौटाने की शक्ति दे दी गई। ठीक। तीसरा, संविधान में 3 नए अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का जोड़े गए। 3 न्यू आर्टिकल्स 39A, 43A एंड 48A were added in the constitution। 39 का, 43 का, 48 का जोड़ा गया। ठीक, 39 का निःशुल्क विधिक सहायता, 43 का सहभागी प्रबंधन और 48 का वन वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। ठीक। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, द टर्म ऑफ लोकसभा वेर इंक्रीज्ड बाय 6 years। द टर्म ऑफ लोकसभा वॉज इंक्रीज्ड बाय 6 years। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, 6 साल कर दिया, मतलब 6-6 साल में चुनाव हो। समझ में आया? आगे फिर 44वां बताऊंगा ना, उसमें सब कम हो जाएगा। इसमें जो भी चीज होगा उसी को समाप्त करने के लिए 44वां आएगा। तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। अगला चीज देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी एक भाग पर लगाने की शक्ति दी गई। राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी एक भाग पर भी लगाने का प्रावधान कर दिया गया।
ठीक है, द नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड, द नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड एट एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पहले ऐसा था कि राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगेगा तो संपूर्ण देश पर ही लगेगा, ठीक। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में व्यवस्था कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल चाहे तो किसी एक जगह पर भी लगा सकते हैं, मतलब राज्य नहीं, इस राज्य के इस पर्टिकुलर इस बिल्डिंग में बस लगा सकते हैं आपातकाल। यह इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली में होना था वो सब, समझ रहे हो, जो जितना भी मतलब एजिटेशन हो रहा था, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वो दिल्ली में होने थे, तो ऐसा प्रावधान किया गया संशोधन के माध्यम से। तो ये मोटा मोटी आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये कुछ प्रमुख बातें याद रखनी है, ठीक। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 42वें संविधान संशोधन की बातों को पलटने के लिए इसको लाया गया था, मूल रूप से इसका उद्देश्य यही था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बहुत से प्रावधानों को निरस्त किया गया इसके माध्यम से, ठीक, निरस्त किया गया। जैसे नंबर 1 लिखो, लिखते जा। नंबर 1, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है। प्रेसिडेंट में रिटर्न द ओपिनियन ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन एट वंस, मतलब राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वो एक बार लौटा सकता है। क्लियर हुआ? दूसरा, लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। द टर्म ऑफ लोकसभा वेर अगेन रिस्टोर्ड एट 5 years, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किए जाने की व्यवस्था की गई, ठीक है। लिखेगा, द नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ armed insurgency instead of disturbance of peace, ठीक, सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट लिखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। द राइट टू प्रॉपर्टी were repealed from the category of fundamental rights, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक। लिखे, एवं इसे कंटिन्यूएशन में, एवं इसे भाग 12 अनुच्छेद 300 क, भाग 12 अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। एंड इट वॉज ऑफर्ड एज स्टैट्यूटरी राइट इन पार्ट 12 अंडर आर्टिकल 300A, इन पार्ट 12 अंडर आर्टिकल 300A। समझ में आया? तो ये कुछ प्रमुख बातें जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में की गई थी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। आया समझ में? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये सारी बातें। 42 समझ में आया? लघु संविधान कहते हैं, ठीक। जो भी प्रतिबंध लगेगा वो सब 42 में ही लगेगा। कोई भी नया आर्टिकल जुड़ा है, मोस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़े गए, याद रहेगा। 44वां 42 के विरोध में लाया गया, ठीक, मतलब उसके बहुत सारे प्रावधानों को बदलने के लिए।
समझ में? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद एक चीज देखे, इसके बाद से एक है आपका 69 और 70 और इसके पहले 61। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989, 1989। ठीक है, 69वां और 70वां संविधान संशोधन 1990। 61वां संविधान संशोधन 1989, 69वां और 70वां संविधान संशोधन 1990। तो याद रखना बेटा, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है और 70वां संविधान संशोधन पौंडीचेरी से संबंधित है। ठीक, 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। ठीक, बाय 69th अमेंडमेंट दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड एज एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया और साथ ही 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली वेर कॉन्स्टिट्यूटेड। 70वें संविधान संशोधन से पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 70वें संविधान संशोधन से पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया एवं दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया गया। ठीक, दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया गया। समझ गए? तो 69, 70 दिल्ली और पौंडीचेरी संबंधित है। 69 में दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया और दिल्ली में विधानसभा गठन, 70 से पौंडीचेरी में विधानसभा गठन और 70वें संविधान संशोधन से दिल्ली पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। क्लियर हुआ? 61वां संविधान संशोधन 1989 ये वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 जो है ये एडल्ट्री सफ्रेज, मतलब एडल्ट सफ्रेज, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक, जो वयस्कता की आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, the adult age has been decreased from 21 to 18। ठीक, तो 61वां और ये आगे आपका 69, 70 याद हुआ? पक्का? मतलब देखो बेटा, अनुसूची संबंधित 4 है ना, पहला 52वां, 73, 74, 4 याद हो गए। भाषा संबंधित 3, 21, 71, 92। ठीक, उसके बाद अनुसूची 7वां संविधान संशोधन भाग 7 से संबंधित, 24 संसद के संशोधन करने की शक्ति से संबंधित, 26 प्रीवी पर्स, राजाओं का पेंशन खत्म है, प्रीवी पर्स की समाप्ति। उसके बाद 42 लघु संविधान, फिर 44 42 के विरोध में, 42 की चीजों को बदलने की। ठीक, इसके बाद जो हम देख रहे हैं एक है 61 जो वयस्कता की आयु से संबंधित है ना, एडल्ट एज से संबंधित है। मतलब एडल्ट बनने की एज या होने की एज पहले 21 साल थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको घटा करके किया गया 18 साल। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 से। क्लियर हुआ? जबकि 69वें और 70वें संविधान संशोधन देखें तो 69वें संविधान संशोधन और 70वां संविधान संशोधन दिल्ली और पौंडीचेरी से जुड़ा हुआ। 69 से दिल्ली, 70 से पौंडीचेरी। 69 से दिल्ली में विधानसभा, 70 से पौंडीचेरी में विधानसभा। एक डिफरेंस, एक चीज और है, 69 में दिल्ली में विधानसभा के साथ साथ उसको एनसीआर घोषित किया गया। 70 में पौंडीचेरी को विधानसभा बनाने के साथ साथ इसको दिल्ली के साथ साथ इसको निर्वाचक मंडल में भी जोड़ दिया गया। क्लियर? तो ये आपका 69 और 70। इसके बाद एक देखें, मतलब 77, 81, 77 और 81।
77वां संविधान संशोधन 1995 और 81वां संविधान संशोधन 2000। ठीक है, 77 और 81 ये दोनों आरक्षण से संबंधित है। 77वां संविधान संशोधन 1995 और 81वां संविधान संशोधन 2000। 77वां संविधान संशोधन 1995 पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक, 77वां संविधान संशोधन जो है पदोन्नति में आरक्षण, ठीक, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करता है। याद रखें 77वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 16(4)(a) 16(4) क एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और इसके माध्यम से एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। याद रखें प्रमोशन में आरक्षण ओबीसी को प्राप्त नहीं है। ठीक, द रिजर्वेशन इन प्रमोशन वेर गिवन टू द SCs and STs by the 77th Constitutional Amendment Act 1995, but the reservation to the OPCs in promotion is not given. OBC को प्रमोशन में आरक्षण नहीं। समझ में? 81वां संविधान संशोधन 2000 ये आरक्षण में अग्रनयन का सिद्धांत देता है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल, अग्रनयन का सिद्धांत। 81वां संविधान संशोधन 2000 अग्रनयन का सिद्धांत है। ठीक, कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब जो पिछले साल आरक्षित रहे होंगे पद और वो वैकेंट रह गए, तो जो पद लास्ट ईयर आरक्षित रहे हो और वैकेंट रह जाएं, भर ना पाए, उनको बैकलॉग पद बोलते हैं। और ये कहता है 81वां संविधान संशोधन जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, हासिल, कैरी बोलते हैं अंग्रेजी में। कैरी को नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी में। तो पिछले साल जो बैकलॉग पोस्ट थे उनको अगर नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी में ऐड करेंगे और अगर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो जाए तो इसको 50% का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। यह है कैरी फॉरवर्ड रूल। मेरी बात समझे? नहीं समझ में? प्री की क्लास में आओ। कैरी फॉरवर्ड रूल एक्चुअली जैसे इतना तो जानते होंगे कि आरक्षण के लिए इंदिरा साहनी केस में कुछ क्राइटेरिया तय किया गया और क्राइटेरिया यह था 50 जाति भर्ती क्रीम। 50 मतलब आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। जाति यानी आरक्षण का आधार जातिगत पिछड़ापन होगा ना कि धर्म। भर्ती के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा ना कि पदोन्नति में। और क्रीम, आरक्षण में क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होगा। ये 4 बातें कही गई इंदिरा साहनी केस में, जिसमें जो पहली बात है जो कहता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सपोज करें 2024 में 200 वैकेंसी आती है तो इंदिरा साहनी केस के अनुसार रिजर्व्ड पोस्ट कैन नॉट बी मोर देन 100। 100 से ज्यादा नहीं, 50% मैक्सिमम लिमिट है। अब सरकार करे तो करे क्या, तो इंदिरा साहनी केस के डिसीजंस को चेंज करने के लिए जो हमारी विधायिका है उसने 2 संशोधन कर दिए। एक 77वां, उन्होंने कहा भर्ती में देंगे पदोन्नति में नहीं, तो ये पदोन्नति में ले आए। बोले इंदिरा साहनी केस तो ओबीसी आरक्षण पर था इसलिए ओबीसी को नहीं देंगे लेकिन एससी एसटी को देंगे आरक्षण पदोन्नति में। 77वां। और सेकंड ये था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50% से अगर ज्यादा नहीं होना चाहिए तो कैसे करें अगर ज्यादा आरक्षण देना है, तो इन्होंने बताया कैरी फॉरवर्ड रूल। अब जैसे सपोज करो इस साल 200 वैकेंसी आती है, 100 मैक्सिमम रिजर्व हो सकता है इस साल, लेकिन पिछले साल हो सकता है कि 200 वैकेंसी थी, पिछले साल 100 रिजर्व किए गए थे, 100 में से मान लो कि 30 जो है नहीं भर पाए, तो 30 नहीं भर पाए तो वो बैकलॉग पोस्ट हो गए, कैरी हो गए। कैरी को इस साल फॉरवर्ड करोगे तो कितना जुड़ जाएगा? 200 वैकेंसी है, 30 और 200, 230 होना चाहिए। तो आपको लगेगा कि 230 में 115 रिजर्व होगा, 115 अनरिजर्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं। 30 रिजर्व था और 100 जोड़ दिए इस साल का रिजल्ट, तो 130 रिजल्ट, 70 अनरिजर्व होगा, माइनस हो जाएगी टोटल वैकेंसी में से। अब 130 ये तो कैरी फॉरवर्ड करने से 50% से ज्यादा हो गया तो इसको वॉयलेशन नहीं मानेंगे, ये होगा रिजर्वेशन। समझ में आया? ये कैरी फॉरवर्ड रूल है, वही 81वां संविधान संशोधन 2000
अग्रनयन का सिद्धांत। तो समझ में आया? अरे आया समझ में? पक्का? तो ये इस तरीके से आपका इंदिरा साहनी केस से संबंधित दो संशोधन याद रखना, एक 77 और एक 81। इंदिरा साहनी केस से संबंधित दो संशोधन 77 और 81। 77 कहता है पदोन्नति में आरक्षण देंगे, ओबीसी को नहीं, 16(4) का जोड़ दिया गया। ठीक। 81वां कहता है कैरी फॉरवर्ड रूल, अग्रनयन का सिद्धांत। अगर पिछली बैकलॉग पदों को जोड़ने से इस वर्ष आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाए तो उसको आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समझ में? अरे आया समझ में? एक चीज देखो बेटा, और जैसे परिसीमन से संबंधित, परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन, ठीक, अमेंडमेंट्स रिलेटेड विथ डिलिमिटेशन, परिसीमन से संबंधित। एक बात समझें, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटों का निर्धारण करना परिसीमन है। डिसाइडिंग द सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इज डिलिमिटेशन। ठीक। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करना डिलिमिटेशन है। डिलिमिटेशन संविधान के अनुच्छेद 82 में बताया गया है, और डिलिमिटेशन करने के लिए संसद एक अधिकारी की नियुक्ति करती है अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। पार्लियामेंट अपॉइंट्स एन ऑफिसर, एन अथॉरिटी लिखे, पार्लियामेंट अपॉइंट्स एन अथॉरिटी टू कंडक्ट द डिलिमिटेशन, और इस अधिकारी को ही डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग कहा जाता है। ठीक है? एंड दिस इज द डिलिमिटेशन कमीशन। समझ में आया? डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है, इसको परिसीमन आयोग कहा जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन गठित होगा। ठीक है? आफ्टर एवरी सेंसस द डिलिमिटेशन कमीशन शैल बी एस्टैब्लिश्ड। हर जनगणना के बाद हमारे देश में एक डिलिमिटेशन कमीशन होगा, यानी जब जब जनगणना होगी, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा, विधानसभा में सीटों की संख्या को भी बढ़ा दिया जाएगा, अनुशंसा करें। ठीक। ये डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया दैट विल बी मैंडेटरी टू अडॉप्ट, उसको अपनाना होगा। एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एनीवेयर एल्स इन इंडिया, और इसे कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक। डिलिमिटेशन कमीशन को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। शुरुआती दौर में भारत में 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन लगातार गठित हुए। 1951 के बाद 62 में डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ, 1961 की जनगणना के बाद 1962 में डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ, और 1971 की जनगणना के बाद 1972 में डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ, और हर बार सीटों की संख्या बढ़ाते चले गए। लेकिन इस बीच में एक ऐसी स्थिति देखी गई कि भारत में जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे 1952 से, उस जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत अच्छे से अपनाया था, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों ने उस पर अमल नहीं किया, जिससे उत्तर भारत के राज्यों की संख्या, लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी और दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या कम हो रही थी। इस तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों की जो सीटें हैं लोकसभा में वो घट रही थी और उत्तर भारत के राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ रही थी। इस पर विरोध किया दक्षिण भारत के राज्यों ने, और इस विरोध को समझते हुए फिर संविधान संशोधन किया गया, और 42वां संविधान संशोधन 1976 और फिर आगे चल करके 84वां संविधान संशोधन 2000 किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 84वां संविधान संशोधन 2000।
42वां संविधान संशोधन 1976 कहता है कि जो सीटों जो परिसीमन होगा वो 1971 की जनगणना पर होगा वर्ष 2000 तक। ठीक है, मतलब वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटें बनी रहेंगी। ठीक है ना? द सीट्स विल रिमेन सेम बाय 2000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। 84वें संविधान संशोधन में 1971 की जनगणना को ही बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया। 42 दूनी 84। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जनगणना को 1971 की जनगणना को आधार मान लिया हर चीज के लिए। जहां पर भी जनसंख्या की आवश्यकता है, जनगणना की आवश्यकता है, 1971 की जनगणना आधार रहेगी। 42वां संविधान संशोधन। अब चाहे वो परिसीमन के लिए जरूरत हो या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्यों का निर्धारण करने के लिए 1971 की जनगणना ही आधार है 2000 तक, और 84वें से उसको 2026 तक कर दिया। मेरी बात समझ में आई? 84वें से 2026 तक। हालांकि एक बात समझिएगा, हालांकि 87वां संविधान संशोधन 2003, 87वें संविधान संशोधन 2003 से सीटों का समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, 87वां संविधान संशोधन 2003 सीटों का समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर किया सकता है। 87th अमेंडमेंट 2003, द सीट्स कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। एक बात समझो बेटा, सीटों का बढ़ाना परिसीमन है, लेकिन सीटों का एडजस्टमेंट अलग चीज होती है। जैसे लोकसभा में भी 543 सीटें, उसको 550 करना है, 600 करना है, 800 करना है। ठीक, ये नहीं हो सकता 2026 तक, लेकिन एडजस्टमेंट हो सकता है। एडजस्टमेंट मतलब जैसे पहले 8 लाख की आबादी पर, 8.5 लाख की आबादी पर एक संविधान लोकसभा का सदस्य होता था, तो उसको बढ़ा करके आपका 16 लाख की आबादी कर दिया या 10 लाख की आबादी कर दी। कोई सीट पहले एससी था, वहां पर अब एससी की जनसंख्या कम, जनरल की जनसंख्या ज्यादा है, तो जनरल किया गया। मतलब सीटों को एडजस्ट किया सकता है। 90 विधानसभा सीटें 100 नहीं होंगी 2026 तक, लेकिन 90 विधानसभा सीटों को एडजस्ट किया सकता है। हो सकता है बिलासपुर का विधानसभा सीट को रिजर्व कर दे, ओबीसी कर दे, है ना, इधर आपका वो कर दे, मतलब अलग अलग तरीकों से ये किया जा सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है। तो याद रखेंगे कि परिसीमन 1971 की जनगणना पर 1971 की जनगणना के आधार पर ही है ना, 2026 तक। लेकिन सीटों का समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, मतलब है अभी वर्तमान 2001 की जनगणना के आधार पर है। ठीक, इसीलिए तो अभी तक हमारे देश में 4 परिसीमन आयोग बने हैं। पहला 1962 में बना, दूसरा पहला 1952 में बना, दूसरा 1962 में बना, तीसरा 1972 में बना, और चौथा 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए 2002 में बना था। 2008 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। सही बात, 2008 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और 2008 से इसकी रिपोर्ट्स लागू। समझ पाए? तो ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा ये, है ना, टॉपिक वाइज अगर अपन इस पे याद। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, मतलब 87वें तक आ गए। इसके बाद एक जो इसमें बीच में आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, 86th अमेंडमेंट 2002, ये शिक्षा से संबंधित, ठीक है, इट इज रिलेटेड विथ एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक, शिक्षा से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन 2002। और ये क्या कहता है? 86वें संविधान संशोधन से संविधान में एक नया आर्टिकल 21 क जोड़ा गया
और 21 को जोड़ करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 21A वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू फ्री एजुकेशन वेयर गिवन टू and right to free education were given to 6 to 14 years age group childs। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक, इसके साथ साथ अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 45 जो 0 से 14 वर्ष था, इसको बदल करके 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शैक्षणिक देखभाल, फ्री एजुकेशनल केयर टू 0 to 6 years किड्स। ठीक, आया समझ में? तो एक हो गया आपका ये शिक्षा संबंधित 86, है ना। एक देखें 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके माध्यम से मंत्री परिषद का आकार तय किया गया। ठीक है, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वेर डिसाइडेड, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वेर डिसाइडेड। मंत्री परिषद का आकार तय कर दिया गया और यह कह दिया गया कि मंत्री परिषद निम्न सदन की सदस्य संख्या के 15% के बराबर होगी। निम्न सदन के 15% के बराबर होगी। ठीक है, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस। 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस, मतलब चाहे केंद्र का निम्न सदन हो, लोकसभा, या राज्य का निम्न सदन हो, केंद्र और राज्य दोनों में जो सरकार में मंत्रियों की संख्या होगी, इंक्लूडिंग पीएम एंड सीएम, जो अधिकतम संख्या होगी वो 15% तय कर दिया गया। ठीक है, लेकिन 15% किसका? स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस, निम्न सदन के सदस्य संख्या का। समझ में आया? लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, परंतु 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। बट देयर शैल नॉट बी लेस देन 12 मिनिस्टर्स, लेकिन 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। ठीक, एक और चीज याद रखिएगा, दिल्ली के लिए यह प्रावधान 10% है। ठीक है, दिस लिमिट फॉर दिल्ली इज 10%। 70 का 10% यानी 7, इंक्लूडिंग सीएम 7 मंत्री वहां हो सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग सीएम देयर शैल बी ओनली 7 मिनिस्टर्स, 1 + 6। ठीक, 91वां संविधान संशोधन 2003। समझ गए? अब देखें, अब कुछ नहीं, अब तो बस यहां से सब याद करना है। 99वां संविधान संशोधन 2014। ठीक है, 99 से शुरू करेंगे और सब याद करेंगे अब 106 तक। 99वां संविधान संशोधन 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक बात समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ये सलाह लेते हैं किसी। 99वें संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से संविधान में एक नया आर्टिकल 124A जोड़ा गया और 124A में एनजेएसी के गठन का प्रावधान कर दिया गया। और यह कहा गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब भी नियुक्ति करेंगे तो एनजेएसी की सलाह पर करेंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की सलाह पर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और ये
आर्टिकल ये कहता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 6 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। 6 में से 3 सुप्रीम कोर्ट से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर मोस्ट 3 होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है सीजेआई और 2 अन्य जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, ये हो जाएंगे। सही बात, ये सदस्य हो जाए। इसके बाद 3 जो होंगे, 3 ये कार्यपालिका मतलब मंत्री होंगे। 3 अन्य होंगे न्यायपालिका से भिन्न। 3 अन्य कौन होंगे? एक आपका विधि मंत्री, कानून मंत्री, ठीक है, एक कानून मंत्री होगा, एक विपक्ष का नेता और एक प्रसिद्ध न्यायविद, एमिनेंट लॉ स्कॉलर। ये 6 सदस्यों से मिलकर के एक आयोग बनेगा और यह आयोग सलाह देगा कि किसकी नियुक्ति करनी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, किसे न्यायाधीश बनाना है या किसका ट्रांसफर करना है, सारी चीजों मामलों में यह सलाह देगा। इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना। एक बात समझना बेटा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह को लेकर के हमेशा विवाद रहा है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा और राष्ट्रपति को जो सलाह दिया जाएगा वो किस प्रकार का होगा, वो मानना होगा कि नहीं मानना होगा। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जस्टिस होगा, वो सीजेआई बन जाएगा, ठीक, और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, ऐसा कहा गया था। इसके ऊपर विवाद था कि वो सलाह राष्ट्रपति को किस रूप में मिल रही है, उसको मानना है कि नहीं मानना है। तो इसको निर्धारित करने के लिए 4 बार केस आए जिसको जज केस कहा जाता है। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस। फर्स्ट जज केस ये कहता है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी वो केवल विचारों का आदान प्रदान है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं। 83 में फर्स्ट जज केस आया। 1992 में सेकंड जज केस आया। सेकंड जज केस में कहा गया कि यह सलाह नहीं, सहमति है न्यायाधीशों की, इसको मानना होगा। थर्ड जज केस आया 1998 में और यह कहा गया कि जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी न्यायाधीश और सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर करेगा। यानी एक से अधिक लोगों की सलाह पर कर रहा है। एक से अधिक लोगों के समूह को कोलेजियम कहा जाता है, इसी को कोलेजियम सिस्टम कहा गया। इस तरीके से थर्ड जज केस 1998 से कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। 99वें संविधान संशोधन 2014 से इस कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके एनजेएसी लाया गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर नहीं बल्कि एनजेएसी की सलाह पर नियुक्ति करेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण बताया, क्योंकि आप देखिए विधि मंत्री मतलब एक मंत्री तय कर रहा है कौन न्यायाधीश बनेगा, सही बात, जबकि न्यायपालिका में नियुक्ति संबंधित सलाह देने की शक्ति केवल न्यायपालिका के ही लोगों को होनी चाहिए। इसीलिए फिर फोर्थ जज केस 2015 लाया गया और इस केस से 99वें संविधान संशोधन 2014 को शून्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति फिर से कॉलेजियम सिस्टम से ही होती है, जो कि थर्ड जज केस 1998 में लाया गया। फोर्थ जज केस 2015 से 99वें संविधान संशोधन 2014 को समाप्त कर दिया गया। ठीक, एक बात और समझना, 99 के बाद अगला है आपका 100वां संविधान संशोधन 2015। याद रखें 100वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, इट इज रिलेटेड विथ लैंड ट्रांसफॉर्मेशन विद बांग्लादेश। 100वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण। 99वां एनजेएसी 100वां बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण।
इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स, भारत के 111 गांव दिए और उससे 51 एनक्लेव्स, 51 गांव लिए थे। ठीक है, 100वां 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक, 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी याद रखेंगे। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन 2016, इसके माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया। ठीक, एक बात समझिएगा बेटा, हमारा संविधान मूलतः यह कहता है कि करों के मामले में समवर्ती सूची नहीं होगी, मतलब एक ही कर को केंद्र और राज्य दोनों नहीं लगा सकते, यह कहता है। लेकिन भारत सरकार का यह मानना था कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, ताकि कैस्केडिंग को, मतलब जो रिपीटिशन ऑफ टैक्सेस है उसको समाप्त किया जाए, जिससे बार बार जनता के ऊपर बोझ पड़ता है। इसलिए सारे अप्रत्यक्ष करों को मिला करके एक अप्रत्यक्ष कर जीएसटी बनाया जाएगा और दोनों ही लगा सकेंगे। लेकिन मूल संविधान कहता है कि दोनों एक ही कर नहीं लगा सकते, बोथ कैनॉट लेवी द सेम टैक्सेस, मतलब दो सरकारें एक ही टैक्स नहीं लगा सकती, समवर्ती सूची वर्जित थी। इसीलिए यही प्रावधान को संशोधन करने के लिए फिर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लाया गया, जिसके माध्यम से जीएसटी को समवर्ती सूची में, मतलब जीएसटी को केंद्र और राज्य दोनों को लागू करने की शक्ति दी है। मतलब अब आप देखते होंगे जीएसटी केंद्र सरकार भी लगाती है, राज्य सरकार भी लगाती है। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी बोलते हैं, समझे बात। तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी से संबंधित है, ऐसे पूछे कई पूछे। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018, 102nd अमेंडमेंट 2018, 102वां संविधान संशोधन 2018, याद रखें ये ओबीसी से संबंधित है। इट इज रिलेटेड विथ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 102वां संविधान संशोधन 2018 ओबीसी से संबंधित है। ठीक है, कैसे? नंबर 1, इसके माध्यम से संविधान में एक अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, 338 बी, और 338 बी जोड़ करके एनसीबीसी के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 338 बी एनसीबीसी वेर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसके पहले पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1992 में, इंदिरा साहनी केस, जो कि मूल रूप से ओबीसी आरक्षण पर ही था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि भारत में ओबीसी के मामलों की छानबीन करने के लिए या उनके समस्याओं को दूर करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होना चाहिए। 1993 में भारत सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया एक कानून के माध्यम से। ठीक, लेकिन जो 102वां संविधान संशोधन 2018 है, इसके माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। सही बात। जितने भी आयोग होते हैं, जितने भी आयोग होते हैं, वो सब आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस, ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे, हर कोई भी आयोग होगा, एससी एसटी ओबीसी, ये आपका सामाजिक सशक्तिकरण एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, दे कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। याद रखें, इस 338 बी के अनुसार इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। ठीक है, 338 बी। दूसरा, इसमें एक प्रावधान यह किया गया 242 ए, 242 ए, 242 ए जोड़ करके ये जो ओबीसी का लिस्ट है कि कौन कौन सी जातियां ओबीसी में शामिल होंगी, यह शक्ति राज्यों को थी।
लेकिन 242A जोड़ करके ओबीसी का निर्धारण करने की शक्ति या सूची बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई 242A जोड़ करके, और यह कहा गया कि राष्ट्रपति ऐसा लिस्ट राज्यपाल की सहायता से बना सकता है। ठीक, 242A लिखेंगे, राष्ट्रपति को राज्यपाल की सहायता से, राष्ट्रपति को राज्यपाल की सहायता से ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति दी गई। पहले यह शक्ति राज्यों को थी। ठीक है, द पावर टू मेक लिस्ट ऑफ ओबीसीज, द पावर टू मेक लिस्ट ऑफ ओबीसीज हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट, हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट। अर्लियर इट वॉज वेस्टेड इन स्टेट्स, अर्लियर इट वॉज वेस्टेड इन स्टेट्स। प्रारंभ में यह शक्ति राज्यों को थी। ठीक, लिखिएगा, द प्रेसिडेंट में प्रिपेयर दिस लिस्ट विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, द प्रेसिडेंट में प्रिपेयर दिस लिस्ट विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल की सहायता से राष्ट्रपति बना सकता था। ये दो प्रमुख काम हुए 102वें संविधान संशोधन 2018 से। इसके बाद ये जो 102वें संविधान संशोधन 2018 में जो हुआ, 105वें संविधान संशोधन 2021 से ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति पुनः राज्यों को दे दी गई। मतलब राष्ट्रपति से लेकर के फिर से राज्यों को दे दी गई। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021, the power to prepare list were given to the states, मतलब राष्ट्रपति से लेकर के वापस से इसको किसको दे दिया गया? राज्यों को दे दिया। यानी वर्तमान में राज्य ही ओबीसी लिस्ट बनाएंगे। अब इस बीच में 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक, 103वां संविधान संशोधन 2019 क्या है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। ठीक है, रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस, 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण दिया गया। इसके माध्यम से अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) जोड़े गए। 15(6) and 16(6) were added by this amendment. समझ में आया? 15(6) शिक्षा के क्षेत्र में और 16(6) नौकरी के क्षेत्र में 10% का आरक्षण देता है ईडब्ल्यूएस को। समझ में आया? 104वां संविधान संशोधन 2020, ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020। देखें, 104वें संविधान संशोधन 2020 से जो एससी एसटी का आरक्षण है, इसे 10 वर्ष यानी 25 जनवरी 1930 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, द एससी एसटी रिजर्वेशन 1930 लिख दिया। ठीक है, एससी एसटी के कहां पर आरक्षण? लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में। ठीक है, एससी एसटी के आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में अगले 10 वर्ष यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। समझ आया? और साथ ही साथ लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड विधानसभा हैज बीन एंडेड। इन लोकसभा एंड विधानसभा हैज बीन एंडेड, मतलब समाप्त कर दिया। ये तो 104वां था। 105 देख चुके हैं, रिस्टोर किया चुका है। 106
लास्ट 106वां संविधान संशोधन 2023, ठीक है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023। देखिए इसको नाम दिया गया है, नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया है, नारी शक्ति वंदन एक्ट। सही बात। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, समझना है, अंग्रेजी में भी यही लिखना है, ठीक है। अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन मत कर लेना, गर्ल्स पावर वर्शिप एक्ट। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति को वंदन है। आइए भैया, यहां पर भी आरक्षण, इधर देखो, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लाया गया। अच्छा, इसमें इसका थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखें, मतलब घटनाक्रम या तिथिवार घटनाक्रम, क्रोनोलॉजी अगर इसकी देखें तो सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है आपका 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से पारित हुआ। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक, और फिर 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, ठीक है। 20 सितंबर 2023 पास फ्रॉम लोकसभा, 21 सितंबर पास फ्रॉम राज्यसभा, 28 सितंबर गॉट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक, और ये बन गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखें इसके माध्यम से प्रावधान अगर देखें, प्रावधान तो याद रखेंगे, लोकसभा विधानसभा में 15 वर्षों तक, लोकसभा एवं विधानसभा में 15 वर्षों तक महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। लोकसभा एवं विधानसभा में 15 वर्ष, मतलब इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 15 वर्षों तक 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। 1/3 रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू द वुमेन्स, 1/3 reservation has been given to the women's in Lok Sabha and Vidhan Sabha since the enforcement of this act। मतलब 2023 से लागू नहीं हो गया, ये लागू कब से होगा? केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके बताएगी, ठीक है ना, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके बताएगी इसको, क्योंकि इसको लागू करने के पहले देखो परिसीमन करना पड़ेगा। 2026 तक तो परिसीमन नहीं हो सकता, मतलब 2031 में जब जनगणना होगी उसके बाद 32 में परिसीमन आयोग बैठेगा, फिर 32 में परिसीमन आयोग जब अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर जहां पर सीटों की संख्या बढ़ानी होगी, फिर महिला आरक्षण को फिर उसके हिसाब से उस परिसीमन आयोग की सिफारिश पर लागू किया जाएगा। अभी टाइम है, और जिस तारीख को लागू होगा उस तारीख से अगले 15 साल तक, सपोज करें जैसे 2035 में लागू होता है तो 2050 तक आरक्षण रहेगा। आरक्षण दिया 1/3 रिजर्वेशन। देखें इस संशोधन से जोड़े गए अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल एडेड बाय दिस, देखो बेटा 330A, 342A और बीच में 332A, 332A और 334A, ठीक है। 330A लोकसभा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को, ठीक। 332A विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, और 334A आरक्षण 15 वर्षों के लिए।
ठीक है, आरक्षण 15 वर्षों के लिए होगा, जो अभी बताया वही आर्टिकल के फॉर्म में, 15 इयर्स। ठीक, खत्म संविधान।